Hello everyone, welcome to LST. LST means let's start together. हमने जो है BPSC 133 का गैस पेपर निकाला है जिसका ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, मतलब कि 2 ब्लॉक उसमें हमने ख़त्म कर दिए हैं, यानी कि 4 चैप्टर्स या 4 यूनिट्स। तो आज हमारा थर्ड ब्लॉक एंड 5th चैप्टर का क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको देखते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का वर्णन करें। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम संसदीय प्रणाली को समझते हैं वो क्या होती है। संसदीय प्रणाली से अभिप्राय सरकार की ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री संपूर्ण व्यवस्था का नेतृत्व करता है। इसका मतलब है संसदीय प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जिसमें प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है, जैसे कि इंडिया में। तो इंडिया में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। इसका दूसरा पॉइंट है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका तथा विधानसभा जैसी शाखाएं परस्पर संलग्न होती हैं, यानी कि कार्यपालिका तथा विधानसभा दोनों जो है आपस में अटैच होती हैं, एक दूसरे के साथ संबंध में होती हैं। अगला है कार्यपालिका निर्वाचन तथा स्थगन विधानसभा द्वारा किया जाता है, यानी कि कार्यपालिका का निर्वाचन भी और स्थगन भी दोनों विधानसभा द्वारा किया जाता है। विधानसभा कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार तथा जवाबदेह होती है। ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो कार्यपालिका का निर्वाचन और स्थगन दोनों विधानसभा के द्वारा होता है तथा विधानसभा जो है वो कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार होती है या जवाबदेह होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका अगला पॉइंट है शासन की इस प्रणाली का आरंभ ब्रिटेन से देखा जाता है, यानी कि ये जो हमारी व्यवस्था है इसका जो आरंभ है वो ब्रिटेन से देखा जाता है। तथा वर्तमान में भारत, जापान, जर्मनी, इटली, स्वीडन, कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया ये सभी देश इस व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, यानी कि इंडिया के साथ साथ ये सारे देश भी हैं। कौन कौन से? जापान, जर्मनी, इटली, स्वीडन, कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी संसदीय व्यवस्थाएं हैं। अगला है इसे उत्तरदायी मंत्रिमंडल सरकार भी कहते हैं, यानी कि जो है उत्तरदायी मंत्रिमंडल सरकार भी कहते हैं, क्योंकि सारा काम मंत्रिमंडल यानी कि कार्यपालिका के ऊपर ही होता है। क्योंकि कार्यपालक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती हैं अथवा कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि वो जो भी कार्य करती है उसके लिए उसका जो उत्तरदायित्व होता है वो विधायिका यानी कि संसद के लिए होता है। इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, यानी कि संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अगला है इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है और समस्त कार्यपालक शक्तियां वास्तव में उसी के हाथ में होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें देश का मुखिया राष्ट्रपति के नाम, मतलब इसका में देश का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है। इसमें शासन का मुख्य काम जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही संभाला जाता है, ये कहना चाहता है ये पॉइंट। ठीक है, तो अब हम इनकी विशेषताओं को समझते हैं, क्या इनकी विशेषताएँ हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा शासन व्यवस्था में मुखिया नाम मात्र का होता है तथा सभी कार्य मंत्रिमंडल द्वारा ही किए जाते हैं। इसकी ये पहली विशेषता है, यानी कि जो मुखिया है वो नाम मात्र का होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है और सारे काम जो है मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं, और मंत्रिमंडल का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, इसमें नाम मात्र और वास्तविक 2 तरह की कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं, यानी कि जो कार्यपालक शक्तियाँ जैसे कि नाम मात्र मतलब कि राष्ट्रपति और वास्तविक यानी कि प्रधानमंत्री, यही कहना चाहता है। नाम मात्र में देश का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति आता है, वास्तव में संसद आती है, यानी कि जो वास्तविक कार्यपालक शक्तियाँ हैं वो किसके हाथ में? संसद के हाथ में, और जो नाम मात्र की हैं सिर्फ दिखाने के लिए हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में। अगला है कार्यपालिका और विधायिका आपस में संलग्न होती हैं, अर्थात दोनों में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं, यानी कि दोनों को हम एक ही बोलें तो कुछ गलत नहीं होगा, दोनों सेम है। सेम क्या क्या है? कार्यपालिका और विधायिका, यानी कि संसद और कार्यपालिका। अगला है हमारा संसदीय, एक मिनट मार कर चेक कर लो बस। संसदीय और कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है, अर्थात निर्वाचन किया जाता है एवं बहुमत वाला जो व्यक्ति होता है वह प्रधानमंत्री बनता है, यानी कि इसका जो चयन होता है वो नॉर्मल निर्वाचन के द्वारा होता है, यानी कि चुनावों के द्वारा होता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा बहुमत वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तथा सारा जो शासन होता है वो उसी के हाथ में होता है।
अगला है, राज्य का मुखिया सरकार का अध्यक्ष तय करता है, परंतु यह औपचारिकता है। बहुमत दल का व्यक्ति ही अध्यक्ष होता है। यानी कि जो ये बोल रहा है कि जो राज्य का मुखिया होगा वो सरकार का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति तय करेगा, परंतु यह सिर्फ औपचारिकता होती है। कैसे? क्योंकि जो बहुमत वाला दल या दल का जो व्यक्ति है वही अध्यक्ष होता है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री शासन की दूर एक मिनट मारकर हाँ, प्रधानमंत्री जो है वो शासन की धुरी होता है। धुरी होता है, धुरी होता है जो शासन को चलाने के लिए जिम्मेदारी सारी मुख्यतः प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरी सरकार का पूरे शासन की धुरी होता है, यानी कि सेंटर होता है। सारी व्यवस्थाएं वहीं से मैनेज की जाती हैं। अगला है, मंत्रिमंडल का गठन भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। यानी कि मंत्रिमंडल में किस नेता को रहना है, किसको नहीं रहना है, इसका गठन भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। अगला है, मंत्रिमंडल में सजातीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात सभी मंत्री एक ही दल के बनते हैं, परंतु इसका अपवाद जो है वो भारत है। इसमें अनेक दल के मंत्री संसद में पाए जाते हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें मंत्रिमंडल में सजातीयता पाई जाती है। यानी कि सारे मंत्री एक ही दल के होंगे। जैसे बीजेपी है तो सिर्फ बीजेपी के होंगे, और रूलिंग में कांग्रेस है तो कांग्रेस के होंगे। लेकिन भारत जो है इसका अपवाद है। इस भारत के अंदर संसद में सभी या अनेक प्रकार के दलों के नेता पाए जाते हैं या मंत्री पाए जाते हैं। भारत इसका अपवाद है। ये पॉइंट अब इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, एक मार्कर सेलेक्ट कर लूँ बस। मंत्रिमंडल सामूहिक संस्था का रूप माना जाता है, अर्थात सभी मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। यानी कि जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक संस्था के रूप में कार्य करता है, और जितने भी मंत्री हैं वे सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। अगला है, संसदीय व्यवस्था में शासक का कार्यकाल अनिश्चित होता है। यानी कि जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें शासक जो है, यानी कि अभी यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, ऐसे जो शासक होता है उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, अर्थात जब तक बहुमत प्राप्ति होती है या विश्वास जनता में बना रहता है, जब तक सरकार कार्यरत रहती है। यानी कि अब ऐसे नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री 10 साल या 5 साल तक ही रह सकता है। हमारे यहाँ यह कार्यकाल अनिश्चित होता है, तथा जब तक उसको जनता द्वारा वोट मिलते रहेंगे, बहुमत मिलता रहेगा, जब तक वह सरकार कार्य करती रहेगी। अगला पॉइंट है, संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री के पास विशेष अधिकार रहता है, जिसके तहत वह बहुमत के रहते भी व्यवस्था को भंग कर सकता है या त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है। अगला है, प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक मंत्री होता है, वह नीतियों की सफलता असफलता का उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट है हमारा इसमें, संसद जो है सर्वोच्च होता है, वास्तव में वही शक्ति का केंद्र भी होता है। यानी कि जो संसद है वो सर्वोच्च होती है संसदीय व्यवस्था में, और शक्ति का केंद्र भी संसद को ही माना जाता है। अगला है, विपक्षी दल को सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है, तथा सरकार में उनको सहन करने की शक्ति जो है दिखाई देती है। विरोधी दल सरकार की मनमानी या जनता के हित में ना होने वाले कार्यों की आलोचना भी कर सकते हैं, सरकार पर रोक भी लगा सकते हैं, तथा सरकार को नियंत्रण में रखने का कार्य करते हैं। यानी कि विपक्षी दल जो है लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, और संसदीय व्यवस्था में विपक्षी दल को एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। ठीक है। अब अगला हमारा पॉइंट है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। उसको समझते हैं क्या है। हाँ, अगला है अध्यक्षात्मक शासन, यानी कि राष्ट्रपति शासन। अध्यक्षात्मक शासन सरकार का ऐसा रूप है जिसमें राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी होता है। यानी कि जो राष्ट्र का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, तथा जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। जनता इसको डायरेक्ट चुनती है, और ये राष्ट्र का मुखिया होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस प्रणाली में सभी तीनों शाखाएं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, संवैधानिक रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कोई भी एक दूसरे को खारिज या खत्म नहीं कर सकता। यानी कि जैसे संसदीय व्यवस्था में तीनों ये संलग्न होते हैं, इसमें ये तीनों अखंडित हैं। यानी कि इनकी शक्तियों का जो है विभाजन हो चुका है यहाँ पे। और विभाजन करता कौन है? संविधान करता है। अगला है, राष्ट्रपति कानून
लागू करवाने के लिए विधायिका उन्हें बनाने और न्यायपालिका उन्हें न्याय के लिए जिम्मेदार होता है। सभी को एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित करने की विशेष शक्ति प्राप्त है, यानी कि जो इनके निजी क्षेत्र हैं उनमें हस्तक्षेप करने के लिए एक विशिष्ट शक्ति दी है, यानी कि उसके ना तुम ज़्यादा आगे जा सकते हो ना उससे कम रह सकते हो। अगला है, इसकी शुरुआत अमेरिका के निर्माताओं द्वारा की गई थी, लेकिन वर्तमान में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, चिली, कोलंबिया, जिम्बाब्वे, घाना, केन्या, इंडोनेशिया, मालदीव, फिलीपींस आदि देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसमें राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या संसद के समान सम्मान नहीं मिलता, यानी कि जैसे संसदीय शासन होता है उसमें प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है, यानी कि सर्वोच्च प्रधानमंत्री होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें शक्तियां जो हैं अनेक हाथों में बटी होती हैं, इसलिए कोई व्यक्ति या संस्था सबसे ऊपर नहीं हो सकती। ना इसमें न्यायपालिका सबसे ऊपर है, ना इसमें कार्यपालिका सबसे ऊपर है, ना इसमें विधायिका सबसे ऊपर है, ना इसमें जो मुखिया है वो सबसे ऊपर है। तीनों अलग अलग रोल है तीनों के। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पर। हाँ, देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है, यानी कि इसमें शक्तियों का विभाजन होता है, यानी कि कार्यपालिका की शक्तियाँ अलग है, विधायिका की अलग है, ऐसी तरह शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य व सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। संसदीय शासन की तरह नाम मात्र का नहीं है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है, लेकिन इसमें जो है राष्ट्रपति मतलब वास्तविक में प्रधान होता है। मंत्रिमंडल विधायिका नहीं, संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जो मंत्रिमंडल है वो विधायिका के प्रति ना उत्तरदायी होकर संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था में हमारे विधायिका के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला है, कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। संविधान में कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख होता है, जैसे कि अमेरिका में जो है 8 साल का कार्यकाल होता है किसी भी राष्ट्रपति का। ऐसे जो है ये हर देश में अलग अलग हो सकता है उनके संविधान के अनुसार, लेकिन जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें अनिश्चित होता है, लेकिन जब तक वोट मिलते रहेंगे जब तक सरकार बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, नाममात्र और पहले मार्कर। अगला पॉइंट है हमारा, नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष ही सरकार का अध्यक्ष होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई होती है उसका जो अध्यक्ष है वही राज्य का भी अध्यक्ष होता है। अगला है, राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित होता है और संविधान के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। अगला है, मंत्रिमंडल का अभाव। राष्ट्रपति सरकार चलाने के लिए स्वयं भक्तों सहयोगी की नियुक्ति करता है, यानी कि स्वयं भक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। अर्थात कैबिनेट जैसी संस्थाओं से मुक्ति मिल जाती है। ये पॉइंट ठीक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, ये देश देश पर डिपेंड करता है। अगला है, कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग व उत्तरदायी का भार राष्ट्रपति शासन अध्यक्ष पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। मार्कर इसमें बार बार कलेक्शन करना। हाँ, विधायिका अन्य अंगों से सर्वोच्च माना जाता है, यानी कि जो विधानमंडल है उसको अन्य अंगों से सर्वोच्च माना जाता है। आवश्यकता पड़ने पर महाभियोग द्वारा कार्यपालिका न्यायपालिका के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है, यानी कि जो विधानमंडल है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं कि सर्वोच्च उनको पद से हटा सकता है। इसलिए विधानमंडल को अन्य संस्थाओं के मुकाबले, अन्य अंगों के मुकाबले सर्वोच्च माना जाता है। अगला है, कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। इसी कारण वाटरगेट कांड में राष्ट्रपति निक्सन ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। ये एग्जाम्पल है, इसको आप जरूर लिखें अपने को आंसर में। अगला है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कार्यपालिका तथा विधायिका का गतिरोध दूर हो जाता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था बहुदलीय प्रणालियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि जिस व्यवस्था में बहुत सारे दल होते हैं ना, शासन दल, दलीय व्यवस्था अलग चैप्टर भी आगे है, उसको भी पढ़ोगे आप, के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं।
ये बोल रहा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियाँ स्वतंत्र होने के कारण विषम परिस्थितियों में विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव देखने को मिल सकता है। यानी कि जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि आपातकाल में या किसी भी ऐसी स्थिति में जो अनुकूल ना हो, उसमें जो है विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव देखने को मिल सकता है, जो किसी भी शासन व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। ठीक है, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो 6th यूनिट से है, यानी कि 6ठी यूनिट से है, जिसका नाम है संघीय और एकात्मक व्यवस्था। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने इसमें उठाया हुआ है, उसको देखते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी यूनिट को समझेंगे तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है अभी, उसको हमें पहले से समझना चाहिए। तो अगर आपको पूरी यूनिट पढ़नी है तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसको पढ़ सकते हो आप। मैंने सिर्फ एक गैस पेपर बनाया हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब पर देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है और इसकी मूल विशेषताएं क्या हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व एक ही सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है ब्रिटेन से होती है। अगला है एकात्मक सरकार के अंतर्गत सरकार की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास होती हैं। सारे देश में एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका होती है। यानी कि जो है पूरे देश में सिर्फ एक ही सरकार होगी जो है केंद्र सरकार, और एक ही विधायिका, एक ही न्यायपालिका और एक ही कार्यपालिका होंगी। जैसे कि अभी हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 2 कोर्ट हैं, लेकिन इनके यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट नहीं होगा। अगला पॉइंट है हमारा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रांतीय सरकारों तक राज्य सरकार को कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं दी जाती है। यानी कि जो केंद्रीय सरकार होती है और जो प्रांतीय सरकार से इसका अभिप्राय है जैसे राज्य सरकार। जैसे अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार है, हरियाणा सरकार है, राजस्थान सरकार है, ये सब प्रांतीय सरकारें हैं जो एक प्रांत, एक राज्य है, एक छोटे क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें सिर्फ एक सरकार होती है जो है पूरे देश की सरकार। तो इसमें प्रांतीय सरकार को कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं दी जाती। यदि शक्ति दी भी जाती है तो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में ही कार्य कर सकते हैं। यानी कि अगर शक्ति पहली बात तो दी नहीं जाती है, और अगर देते भी हैं तो उसको जो है अपने अधीन ही कार्य करवाते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है इसमें, एक मिनट, शक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग की छूट नहीं होती। जो शक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग है उसकी छूट नहीं होती है। सरकार की शक्तियों का स्रोत संविधान की जगह केंद्र सरकार होती है। यानी कि जो प्रांतीय सरकार है उसकी जो पहली बात तो उनको स्वतंत्र तरह से प्रयोग करने की छूट ही नहीं होती है, और जो इनकी शक्तियों का जो स्रोत है वो संविधान की जगह केंद्र सरकार होती है। यानी कि केंद्र सरकार जो नियम लागू करेगी वही इनके लिए सर्वोच्च होंगे। अगला है प्रांतीय या प्रादेशिक सरकार में केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि सरकार बनकर ही कार्य कर सकती है या सरकार संचालन में सहयोग करती है। इसका मतलब है प्रांतीय सरकार या प्रादेशिक सरकार जो होती है वो केंद्र सरकार की एक सहयोगी बन के ही कार्य कर सकती है। इसका कुछ खास रोल नहीं होता है, अपनी तरफ से वो कोई फैसले नहीं ले सकती। अगला है एकात्मक सरकार का उदय ब्रिटेन में देखा जाता है तथा वर्तमान में फ्रांस, जर्मनी, इटली, चीन आदि देशों में यह व्यवस्था देखी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें जो है शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। यानी कि जो शक्ति है वो केंद्र में ही निहित होती है, यानी कि राज्य सरकार या किसी भी अन्य संस्था के हाथ में नहीं होती है। अगला है प्रभुसत्तात्मक शक्ति केंद्र के पास होती है। सेम वही बात है, दोनों पॉइंट आपस में सिमिलर हैं। केंद्र सरकार के पास जो है प्रभुसत्तात्मक यानी कि जो पावर वाली शक्तियाँ होती हैं, जो एंड डिसीजन होता है, यानी कि जो बोल दिया वो फाइनल है, वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास में होती हैं। एकल नागरिकता, यानी कि जो नागरिकता होती है सिर्फ एक होती है। राज्य मतलब कि अगर हम इंडिया के नागरिक हैं, लेकिन हमारे जो आधार कार्ड है उसमें हमें अब हमारे स्टेट का एड्रेस मेंशन होता है, यानी कि हम उसे उसका जो स्टेट है उसके नागरिक माने जाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। अगर हम हरियाणा में है और हमारा राशन कार्ड हरियाणा का है तो हमें सिर्फ हरियाणा में ही राशन मिलेगा। लेकिन अब इसको मोदी गवर्नमेंट ने या फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया है। अब हमारे पास भी एक नागरिकता है, हम भी एक राशन कार्ड से किसी भी स्टेट में जहाँ भी अभी हम करंट में है वहाँ पर राशन ले सकते हैं।
तो इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान होता है, यानी कि पूरे देश में एक नागरिकता होती है। अगला है, एक कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानसभा होती है, प्रांतीय सरकार के पास अलग नहीं होती। यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका सिर्फ एक होती है, प्रांतीय सरकार के पास अलग से कुछ नहीं होता है। अगला है, संविधान लिखित व अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है, जो केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है। अच्छा, केंद्र सरकार शक्तिशाली क्यों होती है, लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसको शक्तियाँ संविधान द्वारा दी जाती हैं, और संविधान सर्वोच्च माना जाता है, चाहे वो कोई भी देश हो। जिन देशों में संविधान को सर्वोच्च नहीं मानते हैं, वो उस देश की स्थिति जो है वो बदतर ही होती है, मतलब विकास जो है बिल्कुल ना के बराबर होता है, उसमें तानाशाही देखने को मिलती है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका अगला पॉइंट है, एकात्मक सरकार का स्वरूप जो है लचीला या कठोर दोनों तरह का हो सकता है। अच्छा, एक मिनट, दोनों तरह का हो सकता है, लचीला भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। दूसरा है, राष्ट्रीय एकता होती है जो संकट काल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि राष्ट्र में जो एकता होती है वो संकट काल में प्रयुक्त मानी जाती है, क्योंकि पूरा देश जो है उस समस्या के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा रहता है। अगला पॉइंट इसमें हम मानते हैं कि अध्यक्ष एवं कार्यकुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली शासन व सरल शासन होता है। यानी कि जो है इसमें शासन व्यवस्था को समझना किसी भी नागरिक के लिए सरल होता है। क्यों? अभी हमारे में क्या है, अब अगर हम हरियाणा में हैं तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने अलग नियम है, हम यूपी में जाएंगे तो उनके नियम अलग होंगे। छोटे छोटे नियम चेंज हो सकते हैं ना, कि रोड टैक्स जो है हरियाणा गवर्नमेंट ले रही है, यूपी गवर्नमेंट नहीं ले रही है, ऐसे हो सकता है। तो वही है, तो इसमें क्या है, जो शासन व्यवस्था होती है उसको समझना बहुत सरल होता है हम जैसे आम नागरिकों के लिए। दूसरा जो है, इसमें कम खर्चीली सरकार होती है, यानी कि जो शासन व्यवस्था होती है वो कम खर्चीली होती है। अगला पॉइंट है, छोटे छोटे देशों के लिए ये शासन उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि छोटे देशों में अगर हम प्रांतीय सरकार बनाएंगे तो वैसे ही देश छोटा है, ऊपर से प्रांतीय सरकार, तो जो शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए छोटे देशों में जो है ये उपयुक्त मानी जाती है। और संघर्ष या मतभेदों का अभाव होता है, इसमें जो है संघर्ष या मतभेदों का जो अभाव पाया जाता है, क्योंकि एक ही सरकार होती है, एक ही विचारधारा होती है, उसी पर सब लोग फॉलोअप करते होते रहते हैं। और दूसरा है, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विदेश नीति में भी सहायक होती है। यानी कि जो एकात्मक सरकार होती है वो मजबूत विदेश नीति में भी सहायक होती है, इसको आप आराम से समझ सकते हो। अगला है, नागरिकों के लिए सरकार को समझना अत्यंत सरल होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसमें जो है हमने अपना थर्ड ब्लॉक ख़त्म कर लिया, यानी कि यूनिट 5 एंड यूनिट 6 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे पुरानी वीडियो में हमने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 ख़त्म कर लिया था। अच्छा, इनकी जो PDF है, जो नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने खुद तैयार की हूँ मैं, इसलिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है इनमें। इनको मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, मतलब ये पूरे गेस्ट पेपर ख़त्म होने के बाद। तो 5th क्लास होगी मेरे ख्याल से, वो 5th क्लास के बाद आपको इसकी PDF ही मिल जाएगी। PDF के लिए अब तो मैं लिंक अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे शेयर भी करना जो आपके दोस्तों को भी पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।